हेलो दोस्तों, ये जो है मेरी पैथ फिजियो की ये है सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेल इंजरी के कॉजेज़ क्या थे। ओके, हमने कहा था कि हम सेकंड वीडियो में देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। देखते हैं चलो। जो सेल के दो टाइप होते हैं, एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ओके, जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है इसमें क्या होता है, जो सेल है ना वो सिंपल स्वेल अप हो जाती है ओनली, और कुछ नहीं होता। और इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है कि जो सेल है उसकी डेथ होती है। ओके, सेल की डेथ होती है, दो टाइप से होती है, हम बाद में भी पढ़ेंगे इसे। सबसे पहले हम रिवर्सिबल को थोड़ा देख लेते हैं। ओके, जैसे रिवर्सिबल में क्या है कि जैसे एक सेल है, सेल के ऊपर स्ट्रेस लगा। ओके, उसमें क्या हुई, उसमें स्वेलिंग आई। ठीक है, स्वेलिंग आने के बाद जैसे ही स्ट्रेस हमने हटा दिया, स्ट्रेस रिमूव हो गया, तो वो रिकवर हो जाता है और एक नॉर्मल सेल में बन जाता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि सिंपल एक डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा क्या था, नॉर्मल सेल था। ओके, नॉर्मल सेल, इसमें क्या स्ट्रेस लगा इस पर, तो रिवर्सिबल इंजरी आई इसमें। इसके अंदर क्या क्या होगा, देखिए ये जो क्रोमेटिन थे अंदर के, ठीक है, इनके अंदर क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी क्रोमेटिन के अंदर। ओके, और दूसरा क्या होगा इसके अंदर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें क्या है कि स्वेलिंग आ जाएगी। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी स्वेलिंग आ जाएगी। जो इन दोनों के अंदर स्वेलिंग आई है उसकी वजह से एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं माइलिन फिगर। ऑर्गेनल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो स्वेल कॉज पार्शियल डैमेज ऑफ सेल। ओके, इनकी स्वेलिंग की वजह से एक फिगर बना जिसे कहते हैं माइलिन फिगर। माइलिन फिगर है क्या वैसे, माइलिन फिगर एक ये है कि जैसे एक बायोलॉजिकल कंपोजिशन है किसकी, फॉस्फोलिपिड की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये याद होना चाहिए कि माइलिन फिगर क्या है, एक बायोलॉजिकल कंपोजिशन है किसकी, फॉस्फोलिपिड की। ओके, तो हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो इसका मेन टॉपिक है वो क्या है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसका मतलब हमने स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस हट भी गया, लेकिन उसके बाद भी सेल रिकवर नहीं हुआ। इसका मतलब जो सेल है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई एंड में। ठीक है, जो सेल डेथ है वो दो तरीके से होती है कि नेक्रोसिस होती है और एक एप्टोसिस। इनके बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये है कि जो नेक्रोसिस है ना, ये होती है कि एक पैथोलॉजिकल, मतलब कि किसी बीमारी की वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से सेल की डेथ होना। ओके, और जो एप्टोसिस है इसमें क्या है कि जब फिजियोलॉजिकल, जैसे एजिंग की वजह से कोई सेल का मतलब कि डेथ होना ज़रूरी है, उसकी वजह से होता है ये। और ये कभी कभी पैथोलॉजिकल हो सकती है, लेकिन मोस्टली क्या होती है, फिजियोलॉजिकल। ओके, अब ये पैथोलॉजिकल होती है नेक्रोसिस। ठीक है, जैसे कि इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या होता है कि जैसे ब्लड की सप्लाई कम हो गई ड्यू टू हाइपोक्सिया। इस्कीमिया बोलते हैं किसी टॉक्सिन की वजह से, या फिर इन्फेक्शन वगैरह, या ट्रोमा। ओके, अब हमें ये देखना है कि जो नेक्रोसिस है इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होती है और इसके अंदर क्या होता है, सेल का साइज़ रिड्यूस होता है। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे न्यूक्लियर पैटर्न इसमें भी चेंज होता है, इसके अंदर भी चेंज होता है। किस तरीके से होता है न्यूक्लियर पैटर्न, इसके अंदर 3 तरह का न्यूक्लियर पैटर्न देखा जाता है, इसके अंदर 2 तरह का देखा जाता है, आगे पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर डैमेज हो जाती है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटेंट रहती है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे नेक्रोसिस, एप्टोसिस, ये प्रोसेस यहाँ तक तो सेम होती है। ठीक है, दोनों में। अगर नेक्रोसिस की हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्रोसिस हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि नेक्रोसिस के अंदर ये हमारा क्या था, सिंपल सेल था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो वाटर है H2O, ठीक है, H2O का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो गया एंड कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, H2O और कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होने की वजह से जो सेल है वो क्या हो गई, स्वेल अप हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, वो फ्लोक्यूलेंट हो गया। ठीक है, फ्लोक्यूलेंट माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इससे हमें पता लगता है कि जो नेक्रोसिस है इसमें जब भी कोई चीज़ सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू आ रही है जिसके लिए वो इम्परमिएबल है, फिर भी अंदर कोई चीज़ जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हुई, ब्रेक हो गई है। अब सीधी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हुई है तो इसमें क्या है, कंटेंट बाहर आ सकता है। ओके, जो इसके अंदर है,
लेकिन अगर हम एप्टोसिस की बात करते हैं तो इसमें जो कंटेंट है वो लीक आउट नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। आगे हम डिफरेंस देखेंगे, वैसे फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए पहले से ही। अब हमने बोला इसमें फ्लोक्यूलेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें लिखा हुआ है एमॉर्फस डेंसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लोट करने लग जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियर पैटर्न है वो 3 टाइप का देखा जाता है, मतलब जो न्यूक्लियस है कोई कंडेंस हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम उस चीज़ को। अब इस जो अगली वो पेज आएगा इसके अंदर हम, चलो तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो ठीक है, तो हम अगले पेज पे आते हैं। इसमें हम देखते हैं क्या डिफरेंस बिटवीन द नेक्रोसिस एंड एप्टोसिस, ठीक है। हमने जैसे बात करी थी, जो नेक्रोसिस है ये ऑलवेज क्या होता है, पैथोलॉजिकल, मींस किसी भी डिसीज़ का ट्रोमा, इन्फ्लामेटरी, हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। और ये प्रोग्राम्ड मैनर में होता है, ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकल एजिंग की वजह से, ठीक है। और ये क्या होता है, हमेशा इन्फ्लामेटरी होता है, ठीक है, मतलब कि जो सेल है वो स्वेल अप होती है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है, जो ऑर्गन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, सब्सटेंस लीक आउट होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। अब हमने बात कही थी कि क्या चेंजेस इन न्यूक्लियस दिखेगा हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर 3 तरीके का न्यूक्लियस चेंज होता है, एक तो पिक्नोसिस, एक कैरियोरेक्सिस और एक कैरियोलाइसिस, ओके। जो पिक्नोसिस होता है इसके अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन होती है किसकी, न्यूक्लियर क्रोमेटिन की, कंडेंसेशन होती है किसकी, न्यूक्लियर क्रोमेटिन की, ओके। डीकम्पोजिशन एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। और जो कैरियोरेक्सिस है इसके अंदर क्या होता है, फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ओके। और जो कैरियोरेक्सिस है उसका क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम चीज़ देखते हैं कि एप्टोसिस में भी क्या होता है कि फर्स्ट 2 प्रोसेस होती है कि पिक्नोसिस और कैरियोरेक्सिस। पिक्नोसिस हमने पढ़ लिया, कंडेंसेशन, डिकम्पोजिशन हो जाना न्यूक्लियर क्रोमेटिन का, ओके। और इसके अंदर जो मेन वो है, इसके अंदर एक चेंज अगर कोई पूछ ले इसका है कि फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लियस का क्या है, जब फ्रैगमेंट बन जाता है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के फ्रैगमेंट बन जाते हैं अलग अलग, ठीक है। अब ये देखते हैं हम, इसमें हमने बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या इंटेंट होती है, इसमें क्या है, जो प्लाज्मा में इसमें क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है, मतलब टूट जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इंटेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जैसे कि नेक्रोसिस में क्या होता है कि मैक्रोफेज डाइजेशन होता है, मतलब कि जो सब्सटेंस है वो लीक आउट होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है इसमें डिसरप्टेड। इसमें क्या है कि लीक आउट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी की बनी रहती है, ठीक है। लेकिन अब हमें एक चीज़ देखनी कि ये क्या है, एप्टोसिस क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब इसके लिए सेल की डेथ होना कंपलसरी, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सेल की डेथ नहीं होती तो इससे भी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, मतलब माइटोसिस होता रहेगा और जो अच्छी सेल नहीं है बॉडी के लिए वो भी बनती रहेगी, वो इतना अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास एक सिस्टम होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज फैक्टर। इसमें क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, कुछ रिलीज फैक्टर होते हैं, जैसे एक होता है BAX और एक होता है BAK, ओके। BAX एंड BAK ये क्या करते हैं, इनिशिएट कर देते हैं एक तरीके का क्या है, साइटोक्रोम सी को। ये क्या साइटोक्रोम सी को क्या इनिशिएट कर देते हैं, और जो साइटोक्रोम सी है वो इनिशिएट करता है कैस्पेयर्स एक प्रोटीन है, सी को इनिशिएट कर रहा है, बी ने क्या किया, सी को इनिशिएट किया, और दूसरे सी ने अगले सी को इनिशिएट किया। मींस BAX BAK इनिशिएट करते हैं किसको, साइटोक्रोम सी को, और इस सी ने फिर अगले सी को किया, क्या कैस्पेयर प्रोटीन होता है जो, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये सेल की डेथ कर देता है, और जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं होती तो फिर इससे क्या होता है, मल्टीपल ग्रोथ हो जाती है सेल की, वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। अब हम ये देख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि जो सेल है उसका मैकेनिज़्म क्या होता है इंजरी के, मतलब कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं हम, ठीक है। मतलब हम जो ये पढ़ चुके हैं इसे थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए, ओके। सबसे पहले हमने देखा कि इस्कीमिया क्या होता है, लो सप्लाई ऑफ ब्लड ड्यू टू लो रेट ऑफ ऑक्सीजन, ओके। इसमें क्या हुआ कि मान लिया कि हमें क्या हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है। हाइपोक्सिया हुआ
हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पे, ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया पे इफ़ेक्ट किया इसने, तो जो ऑक्सीजन कम है, किसी को भी ऑक्सीजन कम मिल रही है तो जो उस एनर्जी प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ओके। अब किसी की भी एनर्जी प्रोडक्शन कम हुई, इससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि एनर्जी कम है तो मतलब कि जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर वो क्या होगा, कम होगा। ग्लूकोज कम होगा तो लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। जैसे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर, ओके। ग्लाइकोजन का लेवल कम हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पीएच है वो कम हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है उसमें क्या हो जाती है, क्लम्पिंग हो जाती है, क्लम्पिंग, ओके। और हम एक चीज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनना। अगर क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, ये खाली रिवर्सिबल प्रोसेस में होती है, क्योंकि जो नेक्रोसिस और एप्टोसिस जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, उनके अंदर क्या हुआ है, चेंजेस हुए न्यूक्लियस के अंदर, वो भी 3 टाइप से, ओके। और इसमें क्या क्लम्पिंग नहीं हुई, इसमें क्या हुई है, क्लम्पिंग। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि क्लम्पिंग हो जाती है, ये क्या रिवर्सिबल का पार्ट है, ओके। अब हम देखते हैं क्या, अब जैसे हमने बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्वेल अप होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है कि प्रोटीन अटैच, राइबोसोम अटैच होते हैं, जिनसे क्या प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है जिन्हें, ठीक है। अब वो जैसे स्वेल अप होंगे तो यहाँ पे जो प्रोटीन लगे हुए हैं, सॉरी राइबोसोम, वो क्या हो गए, डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो ये राइबोसोम है ये क्या हुए, डिटैच हो गए हैं, तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो क्या हो गया, कम हो गया है। प्रोटीन कम हो गया बॉडी में तो लिपिड बढ़ जाता है, ओके, लिपिड डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपने, जैसे सोडियम पंप होता है जो, वो अफेक्ट हो जाता है, मतलब सही से काम नहीं करता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर जो सोडियम का जो पंप है वो काम नहीं कर रहा, सोडियम पंप कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये सोडियम का जो पंप है, ठीक है, काम नहीं कर रहा। इसकी वजह से क्या करेगा कि अब जैसे बहुत सारे कैल्शियम को अंदर ले लेगा, वाटर को भी अंदर ले लेगा और सोडियम को भी, और ईफ्लक्स कर देगा पोटेशियम का, मतलब जो वर्किंग होती है एक तरीके से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सेल्यूलर स्वेलिंग हो जाएगी और क्या होगी, ब्लैब वगैरह बन जाएंगे, माइक्रोविलाई में ब्लैब वगैरह बन जाएंगे। ब्लैब किसे बोलते हैं, जैसे ये रहे, ये इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लैब्स, ओके, ये बन जाएंगे। आप, मैं इसे एक बार रख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको इससे रिलेटेड कोई नई वीडियो चाहिए पैथ फिजियो से या फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, जिससे मैं आगे और वीडियो बना सकूं। थैंक यू दोस्तों।